बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू आवर क्लास। जैसा कि आपको पता है कि पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे एक बड़ा यूनिक कोर्स मैंने डिज़ाइन किया कार्विंग जेम्स के नाम से, और हर फ्राइडे को ये क्लास हो रही थी। फिर रमज़ान में हमारी एक नया सेशन शुरू हुआ रिफ्लेक्शंस के नाम से। सूरह आले इमरान को हमने कवर करना था और इंशाल्लाह उसको हम कवर करेंगे। उसके ऊपर मैं प्लान आउट कर रहा हूँ कि कौन से डेज इंशाल्लाह ताला रखे जा सकते हैं ताकि सूरह आले इमरान को हम कवर अप करें। तब तक के लिए ये हमारी क्लास जारी रहेगी हर फ्राइडे को। कार्विंग जेम्स इसका नाम है और इसमें मैंने डिफरेंट टॉपिक्स अब तक आपसे डिस्कस किए रिलेटेड टू पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। इससे पहले कि आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करें, आप लोग मुझे ज़रा कमेंट्स में बता दीजिए कि आवाज़ और बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त बिल्कुल ठीक हैं, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि हमारी स्ट्रीमिंग जो है वो आवाज़ के हवाले से, ऑडियो के हवाले से, वीडियो के हवाले से ठीक जा रही है। ओके जी, सो यस आई कैन रीड द कमेंट्स। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू इन एडवांस टू एवरीवन जो कोई भी अभी सलाम करने वाला है, क्योंकि मेरी तवज्जो अभी सारी की सारी क्लास की तरफ होने वाली है। सो आई एम वेटिंग फॉर सम कमेंट कि मेरी आवाज़ भी ठीक आ रही है और मेरी वीडियो भी ठीक आ रही है। ऑल्दो व्हाट आई कैन सी हेयर इज़ के वीडियो इज़ फाइन, आवाज़ भी ठीक है। ओके, एक कमेंट आया कि आवाज़ भी ठीक है। चलें, गुड टू नो, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, सो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबका मसला है, इंक्लूडिंग मेरा भी, और आज के दौर में मसला बहुत कॉमन है। ओके, टाइम मैनेजमेंट। गलतियां हो जाती हैं इंसान से, टाइम पे काम नहीं होता, फोकस नहीं रहता। तो ये कोई कह लें कि इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में बहुत बड़ा मसला बन भी जाता है, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में आके। तो इसलिए मैंने सोचा कि चूंकि इसका भी बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारी पर्सनैलिटी के साथ, हमारे फोकस रहने के साथ, तो दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस टॉपिक इन पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। तो जैसा कि मैंने कहा है कि मसला बड़ा कॉमन हो चुका है और उसकी कुछ वजूहात हैं। 21st सेंचुरी और ये जो जनरेशन जी है, ओके, जो मिलेनियल्स हैं, मिलेनियल्स में जो जनरेशन जी है, मिलेनियल्स की जनरेशन्स की टाइप है। मिलेनियल्स का मतलब है दोज पीपल हु आर बॉर्न इन अर्ली 90s एंड ऑल्सो 2000s। तो XYZ में डिवाइड किया हुआ है उन लोगों ने, साइकोलॉजिस्ट ने, जनरेशन मिलेनियल्स को। तो मिलेनियल्स का ख़ास ये प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट और फोकस मैनेजमेंट, और जाहिर है कि मैं भी मिलेनियल्स में ही आता हूँ, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम जो है बड़ा कॉमन हो चुका है। बताने का मकसद आप सबको ये है। इससे पहले कि मैं इस प्रॉब्लम पे एक्चुअली बात करूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सबसे करना चाहता हूँ कोरोना वायरस के हवाले से। मुझे बड़ा अफसोस होता है देख के कि हमारी कौम अभी तक इस सारी की सारी चीज़ को एक मजाक समझ रही है, कॉन्स्पिरेसी समझ रही है। कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं है, वर्ल्ड ऑर्डर का इसमें क्या मफाद है, बिल गेट्स के बारे में कुछ थ्योरीज हैं, व्हाट्सोएवर इट इज़। लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे सामने और मेरे इर्द गिर्द के लोगों में, मेरे जानने वालों में, मेरे करीबी लोगों में ये वायरस फैला है और उनके सिम्टम्स बाकायदा मुझे पता लगे हैं, उनकी तकलीफ़ बाकायदा मुझे पता लगी है, और ये कोई स्टोरीज़ नहीं है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। तो दिस वायरस ट्रूली एग्जिस्ट। इसके सिम्टम्स हैं कि तेज़ बुखार हो जाना, मुंह की कड़वाहट आना, टेस्ट और स्मेल लॉस हो जाना, और ज़ाहिर है कि बॉडी में पेन होना, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ होना, स्टमक ख़राब होना, और फिर कोल्ड का फील होना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो सिम्टम्स आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे जाके। तो ये कहना कि ये वायरस है ही नहीं और ये सब ड्रामा है, ये बात तो बिल्कुल ही अब्सर्ड है, बिल्कुल ही एक्सट्रीम ओपिनियन है। और ये कहना कि इसकी प्रिकॉशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी बहुत ही एक्सट्रीम बात है, बहुत ही अब्सर्ड बात है। और इसको एक आलमी साजिश करार देना, देखिए जो भी है आलमी साजिश है, किसी ने फैलाई है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, व्हाट्सएवर इट इज़। पॉइंट इज़ कि अगर ये हो गई तो क्या होगा, फिर बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। इसलिए
सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें बहुत ज़्यादा और इसलिए रखें कि आपके साथ दूसरे लोग भी मुंसलिक हैं। मैं आपको फर्स्ट हैंड वाक़या बताने लगा हूँ। इससे मुराद ये है कि जो मैंने बाकायदा अपने करीबी रिश्तेदार से सुना है कि उनके एक दोस्त हैं, उनके वालिद फैक्ट्री में जा रहे थे विदाउट एनी प्रिकॉशन। अब ज़ाहिर है फैक्ट्री में हर किस्म का बंदा आता है, वर्कर्स आते हैं, तो उनको हुआ, उनसे उनके भाई को हुआ, छोटे भाई को यानी उसके दोस्त के चचा को, उनसे उनकी फैमिली को हुआ, और वालिद की और चचा की डेथ हो चुकी है और बाकी फैमिली वाले बहुत क्रिटिकल कंडीशन में। ओके, तो आप लोग के साथ, हमारे साथ फैमिली वाले मुंसलिक हैं, ज़ईफ़ लोग मुंसलिक हैं जो ओल्ड एज में हैं। तो अगर अपना ख्याल नहीं है तो कम से कम उनका ही ख्याल कर लें। और इस हदीस को मद्देनज़र रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वबा फैली हो तो वबा जिस जगह ज़्यादा फैली होती है उस जगह को क्वारंटाइन करने का ऑर्डर दिया है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ना बंदा वहाँ से निकल के कहीं जाए, ना नए लोग वहाँ कहीं और से निकल के वहाँ पर आए। तो चलें, अगर गवर्नमेंट की हम जो है वो डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे तो एटलीस्ट हम इस हदीस को ही फॉलो कर लें और क्वारंटाइन को फॉलो करें प्रॉपरली। ओके, हैविंग सेड इट, ये बात भी ठीक है कि अब ये वायरस ज़ाहिर है एग्जिस्ट कर रहा है और वायरसेस आते रहते हैं और इसने एग्जिस्ट करना है, तो वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट। यही इसका हल है। और ये मेरा सेंटेंस नहीं है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सेंटेंस है। ओके, कि द वर्ल्ड हैज़ टू लर्न टू लिव विद इट। और हाउ वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट? बाय अप्लाइंग ऑल द प्रिकॉशंस दैट वी कैन, जो भी प्रिकॉशंस हमें हेल्थ के एक्सपर्ट्स वगैरह बताते हैं। एंड ऑल्सो हैविंग सेड इट, एक और बात बहुत ज़रूरी मैं आप सबके सामने यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि इस वायरस ने हमें क्या सिखाया। कितनी अजीब बात है कि एक वायरस आया और डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स हमें एडवाइस करने लग गए, लोगों से हमने सुन सुन के जो है वो ज़ाहिर है हमें एक डर पैदा हो गया, और उनकी बातों को सुन के, डॉक्टर्स की एडवाइसेस सुन के, जो कि बिल्कुल ठीक एडवाइसेस हैं, वो सुन के हमने इस वायरस के ख़िलाफ़ बहुत प्रिकॉशंस ली। जो जो प्रिकॉशंस हम ले सकते थे हमने ली। अब यही चीज़ जब दीन के हवाले से हम बात करते हैं कि दीन में हलाल और हराम का जो कॉन्सेप्ट है, दीन कभी किसी चीज़ को जब हराम डिक्लेयर करता है तो उसके पीछे पूरी एक साइंस है, उसके पीछे एक सिंसेरिटी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। तो वो चीज़ हम इतना सीरियसली क्यों नहीं लेते? ये है वो थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट जो मैं चाहता हूँ कि हम सब बैठ के सोचें कि व्हेन इट कम्स टू दीन, दीन की जो गाइडलाइंस हैं कि अल्लाह की हदूद को पामाल मत करो, अल्लाह ताला की लिमिट्स को क्रॉस मत करो, हराम की तरफ मत जाओ, उसके बावजूद लोग हराम को नहीं छोड़ पाते। और यहाँ जब मैं हराम की बात कर रहा हूँ तो पर्टिकुलरली मेरे माइंड में जो चीज़ आ रही है वो हराम रिलेशनशिप्स की बात आ रही है कि कितने नेगेटिव आउटकम्स हैं हराम रिलेशनशिप्स के। अल्लाह ताला की लिमिट्स को जब भी हम क्रॉस करेंगे, ज़ाहिर है हम हराम की तरफ जाएंगे, तो डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी में बहुत तरह तरह के मसले मसाइल पैदा होंगे। ओके, और हराम में खुशी नहीं है, सीधी सी बात है। हराम में इंसान कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रह सकता। और इसके अलावा भी हर हराम चीज़ जो भी हदीस में हराम डिक्लेयर्ड है, जो भी शरीयत में हराम डिक्लेयर्ड है, तो हराम चीज़ से इंसान खुश नहीं रह सकता। इसीलिए जिस तरह हम कोरोना वायरस को सीरियस ले रहे हैं, हमें ये सिन के वायरस को भी सीरियस लेना चाहिए कि सिन का वायरस हमारी सोल को अफेक्ट करता है। ओके, so that's a thought provoking point which I wanted to highlight। ओके जी, मूविंग ऑन। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे। मैंने जो टॉपिक आज चूज किया है दैट इज टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट, बिफोर आई कम टू द मेन टॉपिक, देखें बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, इस दुनिया के मैकेनिज्म को समझें, इस वर्ल्ड के मैकेनिज्म को समझें जिस वर्ल्ड का हम हिस्सा हैं। अगर आप लोगों ने जो है वो इस पूरे टॉपिक को समझना है और प्रैक्टिकली इसको लेकर चलना है, प्रैक्टिकली अपने ऊपर अप्लाई करना है। पहली तो बात यह कि जिस वर्ल्ड का हम हिस्सा हैं उस वर्ल्ड में एक तो स्ट्रेस कॉजिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और particularly with the invention of smartphone or with the invention of social media and all these applications which we are using,
इंसान की लाइफ में स्ट्रेस बहुत बढ़ चुका है। यानी बैठे बैठे स्ट्रेस होता है कि फलाने को रिप्लाई नहीं किया, व्हाट्सएप पे इतने ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स का हम हिस्सा है, वहाँ पे वीडियो डालनी है, वहाँ पे किसी को रिस्पॉन्स करना है, वहाँ पे डिस्कशन करनी है, जॉब रिलेटेड ग्रुप्स हो सकते हैं व्हाट्सएप पे। इसी तरह अपने सोशल मीडिया को एक्टिव रखना है, फेसबुक को एक्टिव रखना है, वहाँ पोस्ट डालनी है। अब लोग हर वक्त व्हाट्सएप पे बैठ के जाहिर है कि इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख रहे होते हैं, यूट्यूब पे देख रहे होते हैं, विच इज़ फाइन टू अ सर्टेन एक्सटेंट। लेकिन व्हाट वी डोंट रियलाइज इज कि उन चीज़ों, इस रूटीन में इन्वॉल्व होने की वजह से एक तो जहनी तौर पे हम दबाव का शिकार होते हैं, यानी स्ट्रेस का शिकार होते हैं, क्योंकि जाहिर है कि हमारी हेल्थ बहुत मैटर करती है और हेल्थ में मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ मेंटल प्लस फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए ही नुकसानदेह है, यानी इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल। दूसरा, जाहिर है कि इस चीज़ के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से इंसान फोकस से हट जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान को बहुत ज़रूरी काम करने के लिए इंटरनेट पे ऑनलाइन होता है, गूगल पे कोई सर्च करना होता है, कोई असाइनमेंट करनी होती है, अचानक से फेसबुक खुल जाता है और जब फेसबुक खुलता है तो फिर जाहिर है कि फेसबुक में इतना मगन हो जाता है इंसान, या कोई वीडियो खुल जाती है, वीडियो देखने में इतना मगन हो जाता है कि असल काम उसके जहन से निकल जाता है कि मैं करने क्या आया था। तो ये बात मैं किस लिए बता रहा हूँ, स्ट्रेस और डीफोकस होने की बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बेसिकली दो मेन वजूहात हैं कि हम लोगों से टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। और जाहिर है कि जब हमसे टाइम मैनेज नहीं हो पाता, जब हमारे टास्क इनकम्प्लीट रह जाते हैं, जो टास्क हमने करने होते हैं, फिर उन टास्क का एक बहुत बड़ा प्रेशर आता है हम पे। जैसे स्टडी का प्रेशर है, हमारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ के, स्कूल्स के, या जो लोग टीच कर रहे हैं उन्होंने कोई लेक्चर प्रिपेयर करना हो, या आम घरेलू ख़वातीन जो हैं, या जो रिटायर्ड लोग हैं, जो भी हैं, जो भी जिस एज ग्रुप का है, जिस भी फील्ड से मुंसलिक है, अगर उसका कोई टास्क इनकम्प्लीट रह जाए तो फिर जब वो पाइल अप होता है और उसका प्रेशर आता है तो फिर जाहिर है कि वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कॉज करता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट की मेन वजह है आउट ऑफ फोकस होना। तो बात करनी चाहिए फोकस मैनेजमेंट के ऊपर कि फोकस को कैसे इंप्रूव किया जाए। देखिए, मेरी ये थ्योरी है, और ये थ्योरी डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर्स प्लस ट्रेनर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं कहूँगा, एजुकेटर्स प्लस ट्रेनर्स जो कि टेड पे आते हैं, टेड टॉक्स वगैरह आप लोगों को भी सुननी चाहिए, उन लोग को सुन के मैंने निचोड़ निकाला है, नतीजा निकाला है कि टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है फोकस मैनेजमेंट। जब फोकस मैनेजमेंट हमारी ठीक हो जाएगी, जब हम फोकस होना सीख लेंगे तो हम टाइम मैनेजमेंट भी सीख लेंगे। अब फोकस मैनेजमेंट से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे कि मैं एक काम करते करते जो है वो फोकस से आउट हो जाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं एक किताब पढ़ने बैठा और 5 मिनट बाद जो है वो किताब उसको पढ़ने से मैं फोकस से आउट हो गया हूँ उस किताब के हवाले से। यानी मैंने अभी 2 पेजेस पढ़े हैं, 3 पेजेस पढ़े और मेरा फोकस आउट हो गया। इसी तरह मैं कोई असाइनमेंट करने बैठा हूँ तो 5-10 मिनट बाद मेरा फोकस आउट हो गया। व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ गए हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग शुरू कर दी है, या मीम्स देखना शुरू कर दिए अचानक से, या कोई एप्लीकेशन खुल गई या कोई वीडियो खुल गई। ओके, सो वी हैव टू लर्न टू बी फोकस, दैट्स माय मेन पॉइंट। जी, तो हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला। आज पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जी, ओके, लेट मी टेक आउट द पॉइंट्स जो मैंने आज आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला डिस्कस करने हैं। ओके जी, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो 24 आवर चंक है हमारा, जाहिर है कि एक दिन 24 घंटे में डिवाइडेड होता है, तो वो किस तरह से डिवाइडेड होता है? ओके, यूजुअली कॉमन बंदा क्या करता है? तो इससे पहले 24 घंटे को डिस्कस करें, एक और पॉइंट मेरे जहन में आ गया, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेरे जहन में आ गई। वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज के दौर में स्टॉपिंग क्यूज की कमी है, जिसकी वजह से हम डीफोकस हो जाते हैं।
90s के लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि 90s में स्टॉपिंग क्यूज थे। स्टॉपिंग क्यू से मुराद है कि एक चीज़ का स्टॉपिंग क्यू के अब वो ख़त्म हो चुकी है चीज़, सो नाउ यू हैव टू मूव ऑन। मिसाल के तौर पे आप एक बुक पढ़ रहे हैं, बुक का आखिरी पे स्टॉपिंग क्यू है कि नाउ द टाइम हैज़ एंडेड सो यू मस्ट स्टॉप, नाउ द बुक हैज़ एंडेड सो यू मस्ट स्टॉप एंड डू अनदर एक्टिविटी। इसी तरह कोई ड्रामा हम देखते थे, वो वीकली लगा करता था, सो उसकी हर वीक एपिसोड लगती थी, वीक के बाद वो ड्रामा ख़त्म हो जाता था और जाहिर है कि ख़त्म होने के बाद उसकी नेक्स्ट एपिसोड जो है वो नेक्स्ट वीक लगनी थी। तो वो स्टॉपिंग क्यों होता था, जहन को मैसेज चला जाता था कि नाउ यू शुड रेस्ट बिकॉज दिस एपिसोड हैज़ एंडेड। आज के दौर में स्टॉपिंग क्यों ही नहीं है। मैंने कई बार ये टॉपिक आप लोगों से डिस्कस किया है कि यूट्यूब का स्टॉपिंग क्यू कुछ भी नहीं है, वहाँ पे एंडलेस कंटेंट है। इसी तरह फेसबुक का स्टॉपिंग क्यू कुछ भी नहीं है, होम पेज पे एंडलेस कंटेंट है, आता जा रहा है, लोगों की पोस्ट आ रही हैं, लोगों का एनालिसिस आपके सामने आ रहा है, लोगों की पोस्टें आपके सामने आ रही हैं। ओके, सिमिलरली नेटफ्लिक्स का स्टॉपिंग क्यू कुछ भी नहीं है। सीजन आफ्टर सीजन आफ्टर सीजन उनकी एपिसोड्स, एक एपिसोड खत्म हुई दूसरी अवेलेबल है, दूसरी खत्म हुई तीसरी अवेलेबल है, पूरा सीजन खत्म हो गया नेक्स्ट सीजन शुरू हो गया, सारे सीजन खत्म हो गए नेक्स्ट टीवी सीरीज शुरू हो गई। तो चूंकि हम इस दौर का हिस्सा हैं जिसमें स्टॉपिंग क्यूज नहीं है, और इस स्टॉपिंग क्यू वाली बात एडम एडलर जो कि एक बिजनेस साइकोलॉजिस्ट है हार्वर्ड के, उनकी बड़ी जबरदस्त टॉक है टेड टॉक पे इस हवाले से कि हमारे दौर में स्टॉपिंग क्यूज अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से एक तो माइंड थक जाता है, दूसरा ये कि इंसान को पता नहीं लगता स्टॉप कहाँ पे करें, वो अपनी डिजायर्स को, ग्रेटिफिकेशंस को कैसे कंट्रोल करें। ओके, तो ये चीज़ भी डिस्कस होने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ डिस्कस होना। ओके जी, सो पहली बात, इन ऑर्डर टू बी फोकस्ड यू हैव टू फाइंड आउट स्टॉपिंग क्यूज, कि मैं जो भी चीज़ कर रहा हूं उसका स्टॉपिंग क्यू क्या है और मैंने कैसे रखना है उस चीज़ का स्टॉपिंग क्यू। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कि ये जो 24 घंटे का टाइम है, ये जो 24 आवर्स चंक हमारे पास है, ये किस तरह से डिवाइडेड है ओवरऑल। ठीक है, तो ये एक रिसर्च के मुताबिक, ये भी एडम एडलर की रिसर्च है और 2017 में पब्लिश हुई थी। द एवरेज 24 आवर वर्क डे ऑफ एन एवरेज अमेरिकन, एक एवरेज अमेरिकन का 24 घंटे किस तरह से जो है वो बिल्ड हुआ है। ओके जी, 7 से 8 घंटे स्लीप का टाइम है 24 घंटे में, और ये एवरेज है, किसी का 3 घंटे हो सकता है, किसी का 15 घंटे हो सकता है, एवरेज बता रहा हूं। वर्क यानी स्कूल जाना, यूनिवर्सिटी जाना, ऑफिस जाना या कोई बिजनेस को टाइम देना वगैरह वगैरह, वो भी 7 से 8 घंटे हैं। तो स्ट्रेट आप कह लें कि 16 घंटे तो यही हो गया, अगर हम 7 to 8 आवर्स लगाएं तो 15 से 16 घंटे ये टाइम हो गया, यानी स्लीप प्लस वर्क ड्यूटीज, जिसमें फोकस होके हमने सिर्फ काम को टाइम देना। फिर 2 से 3 घंटे जो है, तकरीबन 4 घंटे लगा लें, 4 घंटे सर्वाइवल एक्टिविटीज है, 3 से 4 घंटे कि इंसान ने वॉशरूम जाना है, इंसान ने खाना खाना है, ओके, सर्वाइवल एक्टिविटीज जिन्हें कहते हैं, इंसान ने जो है वो सोशलाइज करना है, ऑल दीज थिंग्स, उसमें 3 से 4 घंटे आप लगा लें दिन के। और फिर जो एंड का टाइम बचा, जो एंड का टाइम बचा यानी 3 से 4 घंटे, वो है आपका पर्सनल स्पेस जो हर इंसान के पास होता है। दिस इज हाउ एन एवरेज 24 आवर इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च। अब ये जो पर्सनल स्पेस है 3 से 4 घंटे की, ये वो टाइम है व्हेन मैजिक हैपेंस। जो बंदा अपनी पर्सनल स्पेस को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लेता है, क्योंकि उस टाइम उसके इर्द गिर्द कोई नहीं है और उसके पास अलोन टाइम है। अब जरूरी नहीं है कि ये लगातार हो सकता है कि ये कभी वर्क के दरमियान आधा घंटा आ गया, ब्रेक आ गई, वो पर्सनल स्पेस है। हो सकता है कि गाड़ी चलाते हुए आधे घंटे का सफर है, दैट इज योर पर्सनल स्पेस, जब आपके इर्द गिर्द कोई भी नहीं है, जब आपको कोई काम नहीं है सिवाय गाड़ी चलाने के। हो सकता है कि ये टाइम आपका घर आके हो, घर वालों को भी टाइम दे दिया, फैमिली को भी टाइम दे दिया, उसके बाद बेड पे जाने से पहले 2 घंटे पर्सनल स्पेस है, नींद आते आते 2 घंटे आ जाती है। तो ये जो पर्सनल स्पेस का टाइम है, जो टोटल कुल मिला के 3 से 4 घंटे बनता है दिन का, कौन इस पर्सनल स्पेस को किस तरह यूज करता है, दैट एक्चुअली डिफाइंस ग्रोथ एंड सक्सेस।
ये मैं आपको रिसर्च के मुताबिक बता रहा हूँ। ये जितने बड़े बड़े नाम हैं जो वेस्ट में बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े नामों से मुराद है जो वर्ल्डली तौर पे जिन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सीड किया है, अपने बिजनेसेस को ग्रो किया है, या जाहिर है कि कोई बहुत ही यूनिक चीज़ की है, अपने एक बिजनेस मॉडल को खड़ा किया, उसको ग्रो भी किया, तो जाहिर है कि उन लोगों के पास भी 24 आवर्स हैं, हमारे पास भी 24 आवर्स हैं, फ़र्क कोई नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो इस पर्सनल स्पेस को, इस चंक को, जिस चंक में इंसान कोई और एक्टिविटी नहीं कर रहा है, इस चंक ऑफ टाइम को वो बहुत अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं, बस ये फ़र्क है। एक बहुत अच्छे स्टूडेंट में जो कि यूनिवर्सिटी में टॉप कर रहा है और जो हर तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा भी ले रहा है और हर चीज़ में टॉप पे आ रहा है, और एक एवरेज स्टूडेंट या एक बिलो एवरेज स्टूडेंट जो कि कोप अप ही नहीं कर पा रहा है, उन दोनों में क्या फ़र्क है? यकीन करें उनमें एक तो फोकस मैनेजमेंट का फ़र्क है, दूसरा ये जो पर्सनल स्पेस है इसकी यूटिलाइजेशन में बहुत फ़र्क है। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने इंजीनियरिंग की, अब जाहिर है इंजीनियरिंग में बहुत टाइम देना पड़ता है, और जिस यूनिवर्सिटी से मैं वहाँ बहुत पढ़ना पड़ता था, गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट, तो मेरे जो टॉपर्स थे उनको मैंने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया, फैकल्टीज़ के जो टॉपर्स थे, और यकीन करें उनको जितना मैंने ऑब्जर्व किया, मैं इसी नतीजे पे पहुँचा हूँ कि इस चंक को बहुत अच्छा यूज़ कर रहे थे, पर्सनल स्पेस को। ओके, सो वो हर चीज़ को उसके टाइम पे करते थे। मजाक का एक टाइम है, एंटरटेनमेंट का एक टाइम है। सो यही है फोकस मैनेजमेंट, कि हर चीज़ को उसके टाइम के मुताबिक करना। इसमें मैं डिटेल में इंशाल्लाह ताला अभी आता हूँ आपके साथ। ओके, तो ये जो पर्सनल स्पेस है, अब इसके बारे में मैं आपको हैरान कुन स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। एडम एडलर की रिसर्च है, बिजनेस साइकोलॉजिस्ट हार्वर्ड का, ही इज़ अ प्रोफेसर ओवर देयर। अकॉर्डिंग टू हिम 2007 में ये जो पर्सनल स्पेस है ये तकरीबन 30% लोग गैजेट्स में, सेल फोन्स में, लैपटॉप्स में इस्तेमाल कर रहे थे 2007 में। 2017 में 90% ऑफ दिस टाइम गोज टू सेल फोन्स। कैन यू बिलीव इट? गैजेट्स, स्मार्टफोन्स, आईपैड्स एंड टैबलेट्स वगैरह। यानी वो टाइम जब इंसान को अपने आप को टाइम देना चाहिए, बैठना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, तज़किया करना चाहिए, बैठकर टू डू लिस्ट बनानी चाहिए, बैठकर ये सोचना चाहिए मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, बैठकर ये सोचना चाहिए कि मैंने आगे क्या करना है, बैठकर एक रूटीन डिज़ाइन करनी चाहिए, या वैसे ही बैठकर कोई बुक पढ़ लेनी चाहिए, या बैठकर वैसे ही कुछ तज़किया कर लेना चाहिए, कुछ सेल्फ टॉक कर लेनी चाहिए। उस टाइम पे इंसान क्या कर रहा है? सेल फोन लेकर बैठा हुआ है और लिटरली कुछ भी नहीं कर रहे, स्क्रॉल डाउन किए जा रहे हैं, स्क्रॉल डाउन किए जा रहे हैं, फेसबुक को स्क्रॉल डाउन किए जा रहे हैं, व्हाट्सएप को स्क्रॉल डाउन किए जा रहे हैं, पोस्टें देख रहे हैं, मीम्स देख रहे हैं, टिकटॉक वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब पे जाकर जो है वो कुछ देख रहे हैं। ऑल्दो मैं एंटरटेनमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि एंटरटेनमेंट करनी चाहिए और इंसान को रिलैक्स बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि पर्सनल स्पेस में कितना करना चाहिए। ओके, जब आपकी पर्सनल स्पेस का 90% सेल फोन्स हाईजैक कर लें तो फिर आप रेस्ट नहीं कर रहे, ना ही आप एनालिसिस कर रहे हैं, ना ही आप उसको अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं। आप 90% पार्डन मी, आप 90% जो है वो फजूलियात को दे रहे हैं। ओके, इसलिए ये चीज़, जिस दिन आपको ये चीज़ समझ आ गई कि पर्सनल स्पेस को किस तरह से इस्तेमाल करना है, और वो आदत बनानी पड़ेगी। एक दिन करेंगे तकलीफ होगी, 2 दिन करेंगे थोड़ी और तकलीफ होगी, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ हैबिट बन जाएगी। ठीक है, इससे अगला लेक्चर इंशाल्लाह पर्सनालिटी ग्रूमिंग में मेरा हाउ टू क्रिएट हैबिट्स पे होगा। ठीक है, कि हैबिट्स किस तरह से बनाते हैं। ओके, सो मैंने यहां पर अभी बात की कि पर्सनल स्पेस को यूटिलाइज करना, और 90% जब सेल फोन्स ने हाईजैक कर लिया वो पर्सनल स्पेस, तो फिर आप रेस्ट पे नहीं हैं। फिर नंबर 1, एक तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, और अगर आ भी गई तो अच्छे ख्वाब नहीं आएंगे। ठीक है ना, ये भी बड़ी एक साइंस है कि जो आप एक्टिविटी करके सोते हैं, जब माइंड ही आपका स्ट्रेसफुल है, जब माइंड ही आपका इतना ज़्यादा ओवरबर्डन हो गया, आपको अच्छी नींद कैसे आएगी? सोचने की बात है। ठीक है, तो अच्छी नींद अगर आपने लानी है तो मेरी एडवाइस है कि आपका लास्ट हाफ आवर जो है सेल फोन के बगैर होना चाहिए। वो या तो किसी, अगर तो आप मैरिड हैं, अपने पार्टनर से कन्वर्सेशन के ऊपर बेस्ड होना चाहिए,
या अगर आप अनमैरिड हैं तो वो कोई बुक रीडिंग होनी चाहिए, या वो कोई अज़कार होने चाहिए, या वो बस वैसे ही एक एनालिसिस होना चाहिए, बैठकर सेल्फ टॉक होनी चाहिए, या सिंपली जो है वो कुछ प्लानिंग होनी चाहिए, व्हाट्सएवर, बट इट शुड बी वेरी यूजफुल एक्टिविटी। अदरवाइज नींद भी सही नहीं आएगी, ख्वाब भी सही नहीं आएंगे, और जाहिर है कि आप थके थके होंगे। अगले दिन आप उठेंगे, आप थका थका फील करेंगे, और यही वजह आप लिथार्जिक फील करेंगे, चाहे आप जैसा मर्जी नाश्ता कर लें। आप लॉस्ट होंगे, आप डिफोकस्ड होंगे, मतलब आपका जहन अभी तक वहीं लगा होगा, सेल फोन में लगा होगा, मैसेजेस में लगा होगा, रिप्लाईज में लगा होगा, पोस्टों में लगा होगा, रियल लाइफ में बड़ा कुछ हो रहा होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। अक्सर तो ऐसे भी कुछ एक बंदे ने मुझे कहा कि मैं घर से ऑफिस तक चला जाता हूँ और मुझे पता ही नहीं लगता कि मैं गाड़ी ड्राइव करके चला भी गया हूँ। उसकी वजह क्या? उसकी वजह है कि पूरे रास्ते वो डीफोकस्ड हैं, पूरे रास्ते पता नहीं वो क्या ही सोच रहे हैं, पूरे रास्ते उनके जहन में जाहिर है कि जिस वर्ल्ड में वो लॉस्ट हैं, सोशल मीडिया के वर्ल्ड में या सेल फोन के वर्ल्ड में, वही चल रहा है। तो इस चीज से हमें बाहर निकलना है, हमें फोकस रहना है। ओके, सो मैंने पहली जो बात आपसे की बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आप अपना जो चंक है, ये जो एवरेज 24 आवर डे मैंने आपको बताया है, इसमें जो पर्सनल स्पेस है, पहले तो उस पर्सनल स्पेस के स्लॉट्स को ट्रैक आउट करें। मिसाल के तौर पे मैं अगर अपनी बात करूं तो लेट्स से 5 to 6 PM मेरी पर्सनल स्पेस है डेली की, ये एक चंक है। फिर रात सोने से पहले तकरीबन 1.5 घंटा, तो 2.5 घंटा मेरा हो गया पर्सनल स्पेस दिन का, जब मेरे पास बहुत पर्सनल टाइम होता है। अब मेरा जब ये पर्सनल चंक, ये पर्सनल स्पेस का चंक ट्रैक आउट हो गया, तो मैं इसमें यूजफुल एक्टिविटीज, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज या रिलैक्सिंग एक्टिविटीज डिजाइन करूंगा। ठीक है, पहली बात ये। और जाहिर है कि स्मार्टफोन को इस टाइम में कम से कम कोशिश करूंगा कि कम से कम इस्तेमाल करूं, पर्सनल स्पेस में हाईजैक ना होने दूं स्मार्टफोन से। ठीक है, दूसरी टिप ये है कि आप अपनी रूटीन में से सबसे एक्टिव चंक डिफाइन करें, ट्रैक आउट करें। सबसे एक्टिव चंक सुबह हो सकता है, कि कुछ लोग का दोपहर हो सकता है, कुछ लोग का मगरिब के बाद हो सकता है। ठीक है, तो सबसे जो एक्टिव चंक है, जब आप सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, जब आपके सर पे इतनी चीजें सवार नहीं है, उस एक्टिव चंक में आप सबसे अच्छी और सबसे हैवी एक्टिविटी करें। ठीक है, यानी पढ़ने वाला काम हो गया, असाइनमेंट करने वाला काम हो गया, उसके लिए अच्छे वाला चंक यूज करें। उसके लिए लिथार्जिक चंक या वो वाला चंक जब आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं, वो वाला चंक यूज ना करें, अदरवाइज आप मजीद थकेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ यू बिगिन, दिस इज हाउ यू स्टार्ट, दैट यू सिट, आप बैठें, आप अपनी रूटीन सामने लाएं, उस रूटीन में से पर्सनल स्पेस के चंक को देखें क्या है, एनालाइज करें, डेली की एवरेज देखें क्या है, उस पर्सनल स्पेस के चंक्स को देख लें क्या क्या है, और उसके मुताबिक फिर चीजों को डिजाइन करें। नंबर 2, मोस्ट एक्टिव चंक ऑफ द डे, मोस्ट एक्टिव पोर्शन ऑफ द डे, जब आप बहुत हाईली अलर्ट है, एक्टिव है, उसको देखें वो कौन सा है, और उस दौरान सबसे हार्ड, हेक्टिक और प्रोडक्टिव चीज करने की कोशिश करें, ताकि वो आपके ब्रेन में जाके बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रखे, आपको वो चीज याद भी रहे और आप उस चीज को अच्छे से लर्न भी करें। ठीक है, तीसरी एडवाइस आप लोग के लिए टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, ये मैं आपको बता रहा हूं, हाउ टू बिगिन, लर्न टू गेट ऑर्गेनाइज्ड। ये इस दौर का सबसे बड़ा मसला डिसऑर्गेनाइज होना है। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक बताता हूं, आप लोग हैरान रह जाएंगे कि एवरेज अमेरिकन, अब ये जाहिर है कि इस तरह की रिसर्चेज अमेरिका में हुई हैं, तो इसीलिए मैं वो रिसर्चेज कोट कर रहा हूं। ठीक है, एवरेज अमेरिकन रोजाना एक गुमी हुई चीज, यानी एक चीज जो गुम गई है, या एक ऐसी चीज जो उसको पता नहीं लग रहा कहाँ है, जैसे मिसाल के तौर पे अक्सर होता है, यार मेरा वॉलेट कहाँ गया, मेरा पर्स कहाँ गया, मेरा जो मेरी चाबी कहाँ पर गई, या फलानी चीज कहाँ पर गई। एक एवरेज अमेरिकन एक गुमी हुई चीज को ढूंढने में आधा घंटा लगाता है रोजाना, एवरेज अमेरिकन की यहां पर बात कर रहा हूं। ओके, एक क्वेश्चन आया है कि एवरेज ये जो पर्सनल स्पेस का आपका टाइम है, अगर इस टाइम में वही चीजें याद आए
मतलब ओवर थिंकिंग हो, द वे आई हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन कि ओवर थिंकिंग हो तो क्या करे इंसान। तो ओवर थिंकिंग का हल यही है ना कि आप अपने माइंड को डाइवर्ट करें, उस चीज की तरफ लेकर ही ना जाएं जो चीज आपको आपका माइंड सोचने पर मजबूर कर रहा है, उसको डाइवर्जन दें, उसको कोई और चीज सोचने पर लगाएं। ठीक है, यानी कि कोई डायरी लेकर बैठे, उस डायरी में लिखना शुरू कर दें, ये प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं। या आप जो है वो कुरान की तिलावत शुरू कर दें, अज़कार कर लें, या आप जो है वो अपनी रूटीन डिजाइन कर लें, या कोई भी प्रोडक्टिव चीज जो आप समझते हैं। इन शॉर्ट अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, पर्सनल स्पेस का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही फारिग बैठ जाना है और ओवर थिंकिंग करनी है। पर्सनल स्पेस का मतलब है वो स्पेस, वो चंक आपके टाइम का, आपकी रूटीन का, जब आप टोटली फ्री हैं, आप पे कोई जिम्मेदारी नहीं है और वो टोटली आपका पर्सनल टाइम है। ओके, दिस इज व्हाट आई मीन। ओके जी, तो मैं आप लोगों को जो बता रहा था, ये सवाल का आंसर करते करते मुझे खुद पॉइंट भूल गया। ओके, यस, मुझे याद आ गया। आई वॉज टेलिंग यू कि एक एवरेज अमेरिकन रोजाना आधा घंटा लगाता है लॉस्ट स्टफ को फाइंड करने के लिए, और सपोज एक एवरेज अमेरिकन की 60 साल उम्र है, एवरेज एज जो है 60 ईयर है, तो अकॉर्डिंग टू दैट रिसर्च वो 6 से 7 साल गुमी हुई चीजें ढूंढने में लगा रहा है। 6 से 7 साल तकरीबन, या इससे कम, 3 से 4 साल, जो भी है आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर वो 24 घंटे में आधा घंटा जो है वो गुमी हुई चीज ढूंढने में लगा रहा है तो 60 साल में उसे कितना टाइम लगेगा। यानी जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग डिसऑर्गेनाइज्ड, कि वो आता है, चीज को वहां फेंकता है, और वहां फेंक कर कपड़ों को वहां फेंका, जुराबों को वहां फेंका, चाबी को वहां फेंका, वॉलेट को वहां फेंका, और चलो जी सो गए। अब जाहिर है कि जब सुबह उठते हैं तो याद नहीं रहता कि वो चीज कहाँ है, ये चीज कहाँ है, फलानी चीज कहाँ है, तो उसको ढूंढने में ही पूरे दिन में, यानी ऑफिस में जाकर, घर में रहकर, या जो भी, पूरे दिन में आधा घंटा लग जाता है। इसलिए ऑर्गेनाइज्ड रहें, अपनी एक शेल्फ बनाएं, उस शेल्फ में चीजें रखना जो है वो सीखें, अपने ड्रॉज बनाएं, फलाने ड्रॉ में ये है, चाबियों का वो कितने रुपए का मिलता है, 200 रुपए खर्च लें, क्या होगा, कितने पैसे लग जाएंगे, वो लाए जिसमें की चेन्स हैंग करते हैं, वो उसको जाकर उसको फिक्स करें वॉल पे, कीज को हैंग करना शुरू कर दें। शू रैक ले लें, शूज को वहां पर रखना शुरू कर दें। वॉलेट के लिए एक सेपरेट जो है वो ड्रॉ बना लें, ड्रेसिंग का या टेबल का या व्हाटसोएवर, जो भी आपने बनाना है। माय पॉइंट इज के ऑर्गेनाइज्ड होना सीखें। ओके, जितना ऑर्गेनाइज्ड होंगे उतना आपका टाइम जो है वो जाया होने से बच जाएगा। ऑर्गेनाइज होने में ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता हो कि कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी हुई है। ओके, ताकि आपका टाइम जो है वो जाया ना हो। तो ये 3 बेसिक एडवाइसेस हैं हाउ टू बिगिन। ओके, हाउ टू बिगिन मैनेजिंग योर टाइम, टाइम मैनेजमेंट की जब भी बात होगी। अगली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात जी बिल्कुल, तिलावत से ओवर थिंकिंग जो है वो काउंटर होती है। ओवर थिंकिंग को बस आपने अवॉइड करना है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करने का वाहिद हल यही है कि आप उस टॉपिक को सोचें ही ना, अपने माइंड को डाइवर्ट कर दें। ठीक है जी, और वसवसास को गिव इन ना करें, आउज़ बिल्लाह पढ़ें, क्योंकि ओवर थिंकिंग की बहुत बड़ी सोर्स वसवसास है। शैतान को पता है ना कि आपकी कमज़ोरी क्या है, कौन सा टॉपिक आपको हर्ट करता है, कौन से आपके फियर्स हैं, तो जाहिर है वो वही फियर्स आपके माइंड में लाएगा, आपको ओवर थिंक करवाएगा। वसवसा इसी को तो कहते हैं। किस चीज से अल्लाह ने हमें पनाह मांगने का, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, क्या मुराद है इससे कि मैं पनाह मांगता हूं उससे जो वसवसे डालता है लोगों के सुदूर, यानी कि लोगों के सीनों में। तो वसवसों से पनाह मांगनी चाहिए, आउज़ बिल्लाह पढ़ना चाहिए। ओके, अज़कार करने चाहिए। ओके जी, अब एक ग्राफ मैं आप लोगों से डिस्कस करने लगा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। और इस ग्राफ को डिस्कस करने से पहले मैं क्रक्स बता दूं आज के लेक्चर का, कि टाइम मैनेजमेंट करने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। नंबर 1, द आर्ट ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, लर्निंग द आर्ट ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, हाउ टू प्रायोरिटाइज थिंग्स, प्रायोरिटी किस तरह से देनी है टास्क को। ओके, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स या कंप्यूटर इंजीनियर्स इस बात से रिलेट कर पाएंगे, वो टास्क को प्रायोरिटाइज करते हैं। मेमोरी किसको कितनी देनी है, किसको कितनी डिस्क स्पेस देनी है, वो प्रायोरिटाइज करते हैं। मिसाल के तौर पे ब्राउजर भी खुला हुआ है, प्रेजेंटेशन भी खुली हुई है, कॉपी पेस्ट पे एक चीज भी लगी हुई है, और
ब्राउजिंग भी हो रही है और एक वीडियो भी देखी जा रही है यूट्यूब पे, तो कंप्यूटर कभी आप टास्क मैनेजर खोल कर देखें, टास्क मैनेजर क्या कर रहा होता है, वो टास्क को प्रायोरिटाइज कर रहा होता है कि किसको कितनी रैम देनी है। ओके, सो फर्स्ट यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, सेकेंड यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ बीइंग फोकस्ड, ओके, जिसको हम कहेंगे फोकस मैनेजमेंट। मेनली ये दो बातें हैं, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। और जो मैंने बेसिक टिप्स दी वो मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं। बेसिक टिप्स में सबसे पहले ये था कि हाउ टू बिगिन, फर्स्ट आइडेंटिफाई द पर्सनल स्पेस चंक्स इन योर रूटीन, नंबर 2 आइडेंटिफाई द मोस्ट एक्टिव स्लॉट्स ऑफ योर डे, जब आप सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं उनको आइडेंटिफाई करें, जब आप सबसे ज्यादा अलर्ट होते हैं, ठीक है। और इसी तरह मैंने तीसरी आपको दी थी टिप के ऑर्गेनाइज्ड हो जाएं, ओके, चीज़ों के खाने बना लें, सेक्शंस बना लें, चीज़ों को उनकी जगह पे रखना सीख लें, आपका बहुत सा टाइम जो है वो बच जाएगा और आपका टाइम वेस्ट होने से भी बच जाएगा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस ग्राफ विद यू which comes under the topic of the art of prioritization, how to prioritize task। सबसे पहले अपनी रूटीन में से मोस्ट मैंडेटरी टास्क को आइडेंटिफाई करें, एक लिस्ट बनाएं, इस तरफ लिखें नॉट सो इंपॉर्टेंट टास्क, इस साइड पे लिखें मैंडेटरी टास्क। मैंडेटरी टास्क से मुराद है बहुत जरूरी टास्क। अब अगर मैं अपनी लिस्ट बनाऊं तो मैंडेटरी टास्क में क्या आएगा, मैंडेटरी टास्क में नंबर 1 बाजार से दही लाना, ओके, बिकॉज अम्मी ने कह दिया, घर वालों ने कह दिया कि दही लेकर आओ, और पाकिस्तानी मर्द के लिए ऑनर की बात है कि वो बाजार से दही लेकर आए, तो इसलिए इसको मैंडेटरी टास्क में डालें। ओके, अब सिस्टर्स के हवाले से ये नहीं अप्लाई होता, मर्द मुझसे रिलेट कर जाएंगे, तो दिस इज अ मैंडेटरी टास्क, इट कैन नॉट वेट, क्योंकि अगर आप दही नहीं लेकर आए तो मसले पैदा हो जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए इसको आप मैंडेटरी की लिस्ट में डालेंगे। इसी तरह पेरेंट्स को टाइम देना, ये मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है, इट इज समथिंग विच कैन नॉट वेट, ऑल्दो इन सम केसेस इट कैन वेट। मिसाल के तौर पे पेरेंट्स आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि इसको कोई ऑफिस से टास्क मिला है, कोई असाइनमेंट मिली है यूनिवर्सिटी से, सो यस समटाइम्स दे कैन वेट कि फाइन ये आज हमें टाइम अगर नहीं भी देता। पेरेंट्स को टाइम देने से मुराद है कि पेरेंट्स से पूछ लिया कि कोई काम तो नहीं है, या पेरेंट्स की देखभाल कर ली, या ज़रा उनसे कुछ मिनट बात कर ली उनके पास बैठ के, दिस इज समथिंग मैंडेटरी। फैमिली को टाइम देना, अगर आप औलाद याफ्ता हैं, आपके बच्चे हैं, बच्चों को टाइम देना, ठीक है। स्टडी कैन नॉट वेट। फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन फिकी सवाल है, मैं इस पे आता हूं बाद में इंशाल्लाह, जो आपने पूछा है, बट इससे पहले हम इस पे बात कर लें। यू नो, असाइनमेंट कैन नॉट वेट, क्विज कैन नॉट वेट, योर यूनिवर्सिटी रिलेटेड टास्क कैन नॉट वेट, एन एपिसोड ऑन नेटफ्लिक्स कैन वेट, अ वीडियो ऑन यूट्यूब कैन वेट, फेसबुक पे कोई पोस्ट है वो वहीं की वहीं है, इट कैन वेट, नेटफ्लिक्स पे एक एपिसोड वहीं की वहीं है, साल बाद भी वहीं है, 10 दिन बाद भी वही है, 2 दिन बाद भी वहीं है, वो कोई लाइव आ रही है कि उसने एक बार आना है और बस चले जाना है। इसलिए यूज योर कॉमन सेंस, उसको मैंडेटरी से हटा के ऑप्शनल में डाल दें। नेटफ्लिक्स की एपिसोड ऑप्शनल है, यूट्यूब की कोई वीडियो ऑप्शनल है, फेसबुक की कोई पोस्ट ऑप्शनल है, ओके, ऑप्शनल को ऑप्शनल में डालें, मैंडेटरी पर उठा के लाएं असाइनमेंट को, अपनी ग्रोथ रिलेटेड चीजों को, ये मैंडेटरी है मेरे लिए। रैट रेस लगी हुई है, कट थ्रोट कंपटीशन है, मैं कैसे आगे जाऊंगा, कल को मैंने जॉब करनी है, कल को मैंने बिजनेस खड़ा करना है, कल को मैंने जो है वो ऊपर आना है, हाउ विल आई कम इन फ्रंट, कैसे आऊंगा, जब तक इस कट थ्रोट कंपटीशन में लोग जो है वो कितनी मेहनत कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूं। मैं ऑप्शनल चीजों को मैंडेटरी में डाले हुए हूं, और मेरी सारी ऑप्शनल चीजें विच कैन वेट, विच आर देयर, जो कभी भी देखी जा सकती हैं, वो एंटरटेनमेंट कभी भी ली जा सकती है, वो मैंने मैंडेटरी में डाली हुई है। तो ये लिस्ट अपनी आप बना लें कि मैंडेटरी रोल क्या है और ऑप्शनल रोल मेरा क्या है एक दिन का, ठीक है। एवरेज पे देख लें कि डेली क्या होता है। तो मैंडेटरी को जब आपके माइंड को मैसेज चला जाएगा कि ये चीज मैंडेटरी है,
तो ट्रस्ट मी, माइंड खुद ब खुद प्रोग्राम हो जाएगा। आपको माइंड जो है ना वो चैन से नहीं बैठने देगा जब तक वो आपको वो टास्क नहीं करा लेगा। इस तरह से माइंड काम करता है हमारा, ठीक है। न्यूरो साइंस हमें ये बताती है कि माइंड को जब आपने मैसेज दे दिया कि ये मैंडेटरी टास्क है तो वो खुद ब खुद आपको वो काम कराएगा। ओके जी। सो मैंडेटरी की लिस्ट बन गई, ऑप्शनल की लिस्ट बन गई। अब इस ग्राफ की तरफ जरा हम आते हैं कि व्हाट इज दैट ग्राफ। इसको कहते हैं द प्रायोरिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, द प्रायोरिटी मैट्रिक्स, MATRIX। आई विल रियली अप्रिशिएट अगर कोई कमेंट में जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, मेन पॉइंट्स, उनकी समरी भी बनाता है। जैसे माशाल्लाह 2 लोग ने बनाई, आई रियली अप्रिशिएट, जज़ाकल्लाहु खैर। इसी तरह बनाते जाए। ये जो ग्राफ है द प्रायोरिटी मैट्रिक्स का, इसके वाई एक्सिस पे हाउ इंपॉर्टेंट इज द टास्क और इसके एक्स एक्सिस पे हाउ अर्जेंट इज द टास्क, ठीक है जी। आई होप यू अंडरस्टैंड वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, अनलेस यू आर एन आर्ट स्टूडेंट। वाई एक्सिस ये वर्टिकल एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। अब वाई एक्सिस पे हाउ इंपॉर्टेंट इज द टास्क, एक्स एक्सिस पे हाउ अर्जेंट इज द टास्क। अब सुनते जाएं कि मेरा बताने का मकसद क्या है। एक ऐसा टास्क जो कहां पे लाई कर रहा है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज्यादा अर्जेंट भी है, ओके, जिसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू भी बहुत है, वाई एक्सिस की वैल्यू भी बहुत है, वो टास्क प्रायोरिटी नंबर 1 है। कौन सा टास्क? जो इंपॉर्टेंट भी बहुत है, अर्जेंट भी बहुत है। दोनों चीजों में फर्क है। इंपॉर्टेंट टास्क का मतलब है बहुत जरूरी टास्क, अर्जेंट टास्क का मतलब है फौरी करने वाला टास्क। दोनों में फर्क है। मिसाल के तौर पे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा कराना है, इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं कराएंगे बिजली कट जाएगी। लेकिन क्या ये अर्जेंट है? नहीं। लेट्स से 1 तारीख को बिल आया, 7 तारीख इसकी डेडलाइन है। इट कैन वेट, यस इट कैन वेट अ बिट। क्या वेट करने से कोई नुकसान हो रहा है? नहीं, कोई खास नुकसान नहीं हो रहा है। ओके फाइन, आई एम टेलिंग यू दिस इज हाउ कंप्यूटर वर्क्स। ओके, और अल्लाह ने हमारा ब्रेन कंप्यूटर से भी ऊपर बनाया। जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो इस तरह सोचते हैं। ओके, इट कैन वेट, यस इट कैन वेट, वेट से कोई नुकसान भी नहीं है खास। ओके, इसको प्रायोरिटी नंबर 2 या 3 पे डाल दो। हाउएवर, अगर ये इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, मिसाल के तौर पे स्कूल की असाइनमेंट कब सबमिट करानी है? 2 दिन बाद। इलेक्ट्रिसिटी बिल कब देना है? 7 दिन बाद। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस में दोनों ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि बिजली का बिल नहीं जमा कराएंगे तो बिजली कट जाएगी। ये मैं आपको एक जनरल सी एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आप लोग किस तरह से ट्रैक आउट कर सकते हैं अर्जेंट और इंपॉर्टेंट टास्क को। लेकिन असाइनमेंट अर्जेंट भी है क्योंकि 2 दिन बाद डेडलाइन है, इंपॉर्टेंट भी है, तो दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। सब छोड़ के असाइनमेंट को ऊपर ले आए, दिस इज माय नंबर 1 टास्क। ओके, अब ये आपने खुद करना है। ये अब मैं आपको ज्यादा गाइड नहीं कर सकूंगा क्योंकि आपकी रूटीन आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं अपनी लाइफ में इसी तरह अप्लाई करता हूं कि अर्जेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, लेस इंपॉर्टेंट क्या है, लेस अर्जेंट क्या है, और उसके मुताबिक चीजों को प्रायोरिटाइज कर लेता हूं 1 2 3 4। इस तरह मेरे लिए आसानी हो जाती है कि ज्यादा टाइम इसको देना है, थोड़ा टाइम इसको देना है, कम टाइम इसको देना है, और इट कैन वेट तो इसको वैसे ही साइड पे लगा दो। ठीक है जी। आप यकीन करें जब आप इस तरह से चलेंगे, चीजों को लिख के डायरी पे या नोट पैड पे, आप रिलैक्स हो जाएंगे। ट्राई दिस। आप इतना रिलैक्स हो जाएंगे कि आपकी टेंशनें खत्म हो जाएंगी। आपकी वो टेंशनें जो ओवर थिंकिंग की वजह से आती हैं वो साइड पे लग जाएंगी, क्योंकि आपने चीजों को हल कर लिया है। ओके, ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइसेस यहां पर दे रहा हूं जो कि आजमाई शुदा है, प्लस वो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स प्लस ट्रेनर्स की बातें हैं, साइकोलॉजिस्ट की बातें हैं। ठीक है जी। आप पिक्चर खुद ही सर्च कर लें, द टाइम मैट्रिक्स, द प्रायोरिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की मैंने यहां पे बात की। ओके जी। जो टास्क हाईली इंपॉर्टेंट है, हाईली अर्जेंट है, उसको नंबर 1 पे रखें, डू इट फर्स्ट। जो टास्क हाईली इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है लेकिन अर्जेंट इतना नहीं है, उसको नंबर 2 पे रखें। जो टास्क अर्जेंट है बहुत ज्यादा और इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है, अर्जेंट बहुत ज्यादा है,
इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है उसको नंबर 3 पे रखें। इसके बारे में आप सोचें कि क्या टास्क हो सकता है जो इंपॉर्टेंट इतना नहीं है लेकिन अर्जेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये आपने सोचना है कि आपकी रूटीन में ऐसा टास्क क्या है, उसको आप नंबर 3 पे रख दें। ठीक है, मिसाल के तौर पे चलें मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ। आपका बेस्ट फ्रेंड है या आपकी बेस्ट फ्रेंड है, उसने आपको कहा कि यार मुझे तुमसे अभी बात करनी है। अब आपको पता है कि है तो ये अर्जेंट, लेकिन ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर वो मुझसे बात नहीं करेगा तो जाहिर है कि उसकी मौत वाकई नहीं हो जाएगी, कोई होगी अर्जेंट बात होगी, तो इसको इतना टाइम ना दें। आप उससे पूछ लें व्हाट इज इट। अगर आप जरूरी काम कर रहे हैं, गौर से बात सुने, अगर आप अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और बीच में मैसेज आ जाता है कि इट्स वेरी अर्जेंट, तो आप पूछ लें। आप एकदम से जो है वो फौरन से टाइम ना दे दें, आप पहले पूछ लें, क्योंकि हो सकता है कि वो अर्जेंट तो हो लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क ना हो, तो आप उसे समझा दें कि इट कैन वेट। ठीक है, तो उसको आप नंबर 3 पे ले आए। और वो टास्क जो ना ही अर्जेंट है ना ही इंपॉर्टेंट है उसको नंबर 4 पे ले आए, उसको लीस्ट प्रायोरिटी बना लें अपनी। मिसाल के तौर पे मूवी देखनी है, अब मूवी देखने का चस्का पड़ गया है कि देखनी है, तो भाई ना ये इंपॉर्टेंट है, मूवी देखने से आपकी ग्रोथ नहीं रुक जाएगी, आपकी ग्रोथ नहीं हो जाएगी, ना मूवी ना देखने से आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए ये ना अर्जेंट है ना ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नंबर 4 पे ले आए। अब मसला ये है कि वो चीज़ जो ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है उसको नंबर 1 पे लेकर आए हुए हैं, और उस तरह की ढेर सारी छोटी छोटी चीज़ें जमा हुई हैं, तो वो नंबर 1 पे हैं, वो हमें स्ट्रेस कॉज कर रही हैं, वो हमारे टाइम को जो है मिसमैनेज कर रही हैं। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैंडेटरी चीज़ें हैं, जो अर्जेंट भी बहुत हैं, जो इंपॉर्टेंट भी बहुत हैं, वो नंबर 4 पे हैं। तो दैट्स द रीज़न कि हमसे टाइम मैनेज नहीं होता, और दैट्स द रीज़न कि हमारी चीज़ें जमा हो जाती हैं, वो चंक बन जाता है और फिर स्ट्रेस बन जाता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस, प्रायोरिटी मैट्रिक्स को समझें, अपनी मैंडेटरी और ऑप्शनल कामों की लिस्ट बनाएं, हाईली अर्जेंट हाईली इंपॉर्टेंट कामों को नंबर 1 पे रखें, हाईली मैं देखकर आपको बताता हूं, हाईली इंपॉर्टेंट एंड अ बिट लेस अर्जेंट को नंबर 2 पे रखें, वेरी अर्जेंट बट लेस इंपॉर्टेंट को नंबर 3 पे रखें, और लो अर्जेंसी और लो इंपॉर्टेंस को नंबर 4 पे रखें। ओके, आई होप यू आर फॉलोइंग मी। दिस इज कॉल्ड द प्रायोरिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट एडवाइस टू यू। ठीक है, मैंने दोबारा रिवाइज करता हूं, टाइम मैनेजमेंट के लिए 2 चीजें, 2 आर्ट लर्न करना बहुत जरूरी है। नंबर 1 द आर्ट ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, नंबर 2 द आर्ट ऑफ फोकस मैनेजमेंट। ठीक है, प्रायोरिटाइजेशन की हमने बात कर ली है, चीजों को प्रायोरिटाइज कैसे करना है। अब हम बात करने वाले हैं फोकस मैनेजमेंट कैसे करनी है। ओके, बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि मैं आउट ऑफ फोकस हो जाता हूं, मैं एक बुक पढ़ते पढ़ते 5 मिनट बाद फोकस मेरा हट जाता है, या मैं परिस्तान में पहुंच जाता हूं, या मैं जो है वो किसी फुटबॉल मैच में पहुंच जाता हूं, या मैं जो है वो जाहिर है कि अपनी ही किसी दुनिया में ख्याली पुलाव में पहुंच जाता हूं। तो ये डी फोकस होना कहते हैं इसे। ठीक है, सो हाउ कैन वी इंप्रूव आवर फोकस? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड क्वेश्चन, एंड दिस इज समथिंग जिसपे बहुत सी टेड टॉक्स मौजूद हैं। ठीक है, मैं आपको उनका निचोड़ बताता हूं। वैसे मेरी एडवाइस है आप खुद भी उन चीजों को जाकर सुने। डी फोकस होने की बहुत बड़ी वजह यह होती है कि इंसान डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, इंसान उस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहा होता है जो टाइम वो काम करने का होता है, फलानी चीज के काम करने का होता है। मिसाल, हमारे स्टूडेंट लाइफ की बात करते हैं। हमारे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में क्या करने जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं, ये तो हो गई एक फैक्चुअल बात, लेकिन क्या हम वाकई वहां जाके पढ़ते हैं? मेजॉरिटी वहां पर अफेयर्स बनाने के लिए जाते हैं, जो सीधी सी बात है। मेजॉरिटी वहां पर जो है वो एंटरटेनमेंट करने जाते हैं, मेजॉरिटी वहां पर जो है सोशलाइजेशन करने जाते हैं। ऑल्दो सोशलाइजेशन करने में कोई हर्ज नहीं है, सोसाइटीज ज्वाइन करने में कोई हर्ज नहीं है, एंटरटेनमेंट यूनिवर्सिटी में करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये चीज़ें प्रायोरिटी नहीं है यूनिवर्सिटी जाने की। यूनिवर्सिटी जाने के हवाले से, यूनिवर्सिटी हम जाते हैं क्लासेस अटेंड करने, क्लासेस को बहुत गौर से सुनने,
नोट्स बनाने, लाइब्रेरी विजिट करने वगैरह वगैरह। अब होता यह है कि हम ये काम यूनिवर्सिटी के टाइम में नहीं कर रहे, यूनिवर्सिटी के टाइम में भी हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, हम सोशलाइजेशन कर रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा, हम उस टाइम में भी अपनी पर्सनल चीज़ें कर रहे हैं और घर आके भी पर्सनल चीज़ें कर रहे हैं। और फिर क्या होता है कि हमें जब पढ़ने की बारी आती है तो बहुत ही अच्छा होता कि हमने पढ़ने के टाइम पढ़ा होता और एग्जाम्स के दिनों में हम रिलैक्स्ड होते। लेकिन होता क्या है कि वो पढ़ने का जो टाइम था उस टाइम हमने नहीं पढ़ा, उस टाइम हम डीफोकस थे, उस टाइम हम और चीज़ों में लगे हुए थे। अब जब पढ़ने का टाइम आया है तो जाहिर है कि दिमाग पे इतना कुछ चढ़ा हुआ है तो उसने डीफोकस ही होना है ना। उसने कभी सेल फोन पकड़ना है एंग्जाइटी की वजह से आपके हाथ में, कभी उसने यूट्यूब खोल लेनी है, कभी उसने जो है वो नेटफ्लिक्स खोल लेना है, कभी उसने कुछ खोल लेना है, कभी व्हाट्सएप खोल लेना है, क्योंकि अब वो पैनिक हो रहा है आपका माइंड। उसे पता ही नहीं कि मैं इतना सिलेबस कवर कैसे करूंगा। सिमिलरली जो आपकी जॉब की टाइमिंग्स हैं, तो जॉब की टाइमिंग्स में जॉब करनी है ताकि घर आके कोई टास्क ना हो। होता ये है कि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी और स्कूल जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ एंटरटेनमेंट करते हैं या अफेयर्स बनाते हैं जाके, वहाँ पर सोशलाइज करते हैं जाकर, वहाँ पर हल्ला गुल्ला करते हैं, क्लासेस भी बंक करते हैं। इससे ये होता है कि जो काम उस टाइम पे करने वाला था वो काम अब किसी और टाइम पे करने वाला उनके सर पे पड़ जाता है और फिर उनके दूसरे कामों के टाइम जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। मिसाल के तौर पे जो टाइम फैमिली को देना था या जो टाइम जो है उन्होंने सपोज एंटरटेनमेंट को देना था या जो टाइम उन्होंने स्किल बिल्डिंग को देना था, उस टाइम पे भी उनको पढ़ना पड़ेगा। अब उस टाइम पे भी उनको असाइनमेंट्स करनी पड़ेंगी, अब उस टाइम पे भी उनको सिलेबस कवर करना पड़ेगा, जिससे उन पर प्रेशर आएगा, अच्छा खासा मेंटल स्ट्रेस आएगा। घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि यार ये बंदा गायब ही रहता है, कहाँ होता है, क्या करता है, इतनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, इतनी क्या आफत आ गई। तो मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करें, जब यू विल लर्न टू डू थिंग्स ऑन टाइम, जो उनका स्लॉट है करने का, जब उस स्लॉट में आप करेंगे तो आप डीफोकस नहीं होंगे। ठीक है, जैसे मैं ए लेवल के स्टूडेंट्स को अक्सर एडवाइस करता हूं कि आपके पास स्कूल में 7 to 8 आवर्स होते हैं, यानी आप 7-8 बजे स्कूल जाते हैं, 2 बजे आप वापस आते हैं। ओ लेवल्स ए लेवल्स के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, 6 घंटे चले लगा ले, 6 घंटे डेली, क्या उसमें 3 से 4 सब्जेक्ट्स कवर नहीं हो सकते डेली के डेली? क्या आप लाइब्रेरी जाकर जो है वो उसी वक्त कवर नहीं कर सकते, रिवाइज नहीं कर सकते, ताकि घर में आके अल्लाह के बंदो आप रिलैक्स हो, आप फुटबॉल खेलें, आप क्रिकेट खेलें, आप वीडियोस देखें, आप अपने स्किल्स बिल्ड करें, आप एक्सरसाइज करें, आप पार्क्स में जाएं, आप जो है घर वालों के साथ बैठें, कोई डॉक्यूमेंट्री देखें, कोई टाइम दें। वो आपने करना नहीं है। उधर जाके भी आपने 6-7 घंटे ज़ाया करने हैं, फिर उसकी वजह से एकेडमी भी जाना है, एकेडमी जाके भी टाइम ज़ाया करना है। ना एकेडमी में पढ़ना है ना स्कूल में पढ़ना है, तो फिर पढ़ना कब है? पढ़ना है जब एग्ज़ाम्स जो है वो करीब आए होंगे। तो स्कूल की फ़ीस भी ज़ाया, एकेडमी की फ़ीस भी ज़ाया, वक्त भी ज़ाया, सिलेबस भी कवर नहीं हुआ, स्ट्रेस भी माइंड पे लिया है, पोजीशन वहीं की वहीं है, कोई ग्रेड अच्छा नहीं आया है। एट द एंड ना आप दुनिया में तरक्की कर पाए, ना आप पर्सनैलिटी वाइज तरक्की कर पाए, और सिर्फ आपने क्या देखा है, नेटफ्लिक्स की चंद एपिसोड्स देखी हैं और फड़ियां मार ली हैं दोस्तों के सामने कि मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स भी मुका दी, मैंने फलानी टीवी सीरीज भी मुका दी। अब गेम ऑफ थ्रोन्स मुकाने से जॉब तो आपको नहीं मिलेगी ना, गेम ऑफ थ्रोन्स खत्म करने से बिजनेस तो आपका एस्टैब्लिश नहीं होगा ना। तो इसलिए कोई अकल को हाथ, कोई अपने मतलब अकल को एक्टिवेट करें, कुछ तो कॉमन सेंस यूज करें, अपने माइंड को समझाएं कि जो टाइम पे जो काम होने वाला है वो मैं उसी टाइम पे करूंगा। ठीक है जी, इससे आपका फोकस इंप्रूव होगा, यू विल बी मोर फोकस्ड कि नहीं ये टाइम पढ़ने का है, सो इस टाइम पे कुछ और नहीं मैंने करना। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताता हूं, ये बहुत ज़बरदस्त एक ऑथर है, इस ऑथर ने एक बुक लिखी, मैं उस ऑथर का आपको नाम भी बताता हूँ ताकि ये बुक को आप पढ़ भी सकें, बाय आउट भी कर सकें। इस ऑथर का नाम है पीटर ड्रकर, ओके, और इसकी फेमस बुक है द इफेक्टिव एग्जेक्टिव। इट इज़ अ हाईली रिकमेंडेड रीडिंग, द इफेक्टिव एग्जेक्टिव, and the author's name is Peter Drucker. So in this book he discusses 3 stages, okay, of time management or 3 steps of time management. Number 1, analyze your time, जो मैंने आपको क्रक्स बता दिया है।
पूरा एनालिसिस कर लें अपने टाइम का कि मेरा 24 घंटे कैसे गुजरता है। उन 24 घंटे में मैंडेटरी टास्क क्या है, ऑप्शनल टास्क क्या है, उन 24 घंटों में पर्सनल स्पेस क्या है, उन 24 घंटों में सबसे एक्टिव टाइम का चंक कौन सा है और मैं कितना ऑर्गेनाइज्ड हूं। नंबर 2, कट बैक अनप्रोडक्टिव डिमांड्स। ये बात हो गई प्रायोरिटाइजेशन की। ये मैं आपको क्रक्स बता रहा हूं कि इस बुक का, कि अनप्रोडक्टिव डिमांड्स को कट डाउन कर दें। ऑप्शनल को ऑप्शनल में ले आए, मैंडेटरी को मैंडेटरी में ले आए, और मैंडेटरी को ज्यादा टाइम देना शुरू कर दें, प्रायोरिटी नंबर 1 देना शुरू कर दें, ऑप्शनल को प्रायोरिटी नंबर 3 या 4 देना शुरू कर दें। ओके। नंबर 3, जो बात मैं अभी कर रहा था, एम टू कंप्लीट टास्क इन लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। फोकस मैनेजमेंट, फोकस रहना सीखें, अपने माइंड को टेम करें फोकस रहने के लिए। लोग कहते हैं मैं फोकस नहीं हूं, मैं फोकस नहीं हूं, मैं फोकस से आउट हो जाता हूं। तो भाई इसकी कोई मिरेकल पिल नहीं है, मेरे पास कोई दवाई नहीं है, या डॉक्टर्स के पास कोई दवाई नहीं है कि वो दवाई आपको देंगे तो आप अचानक से फोकस हो जाएंगे। आपका माइंड है, आपने इसे टेम करना है, आपने इसे सिखाना है कि फोकस हो। डीफोकस होना भी आपने ही सिखाया है, तो अब आपने इसे फोकस होने की आदत डालनी है। फोकस होने की आदत कैसे डालनी है, मैं आपको पर्सनल एग्जांपल देता हूं। यकीन करें बहुत पर्सनल एग्जांपल है, ये मैं बताता नहीं होता, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये चीज मैंने खुद अप्लाई की है। मैं CSS के एग्जाम दिए थे 2013 में, और मैंने 2 बार एग्जाम्स दिए, एक बार मैंने क्लियर भी किया है, लेकिन मेरी एलोकेशन नहीं हुई थी, और उसके बाद जाहिर है कि मैंने ट्राई फर्दर नहीं किया। तो मैंने CSS की जब पहले साल प्रेपरेशन की थी 2013 में, मैं वो टीनेजर था जो 10 मिनट भी बैठ के किताब नहीं पढ़ सकता। ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रिलीजियस बुक्स में पढ़ लेता था क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन ये चीज़ें हिस्ट्री और पाकिस्तान की हिस्ट्री और एवरीडे साइंस वगैरह, ये मैं 10 मिनट में फोकस मेरा आउट हो जाता था। और एसेज पढ़ना लंबे लंबे, ठीक है। अब मैं आपको टिप्स देने लगा हूँ फोकस रहने की। मुझ जैसा टीनेजर उस दौर में मैं टीनेजर ही था, मुझ जैसा टीनेजर उस दौर में अगर दिन में 12-12 घंटे पढ़ सकता है फोकस रह के, यकीन करें मेरा एवरेज जो बुक रीडिंग थी कि मैं एक दिन में 10 से ज़्यादा पेजेस नहीं पढ़ सकता था, ठीक है। और एक टाइम आया था कि मैं एक दिन में 400-400 पेजेस भी पढ़ता था। कैसे पढ़ता था, इसकी एक एक्टिविटी होती है स्किमिंग, कि यू स्किम थ्रू थिंग्स। ओके, आपकी इतनी स्पीड तेज हो जाती है पढ़ने की, चीज़ों को पिकअप करने की इतनी स्पीड आपकी तेज हो जाती है विद प्रैक्टिस। आप स्किम करते हैं और आपको पता लगता रहता है कि इस बुक में क्या लिखा हुआ है और क्या इस पेज पे बात हो रही है। तो स्किमिंग कर करके कम से कम मेरी 400 पेजेस पर डे की एवरेज बन गई थी। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। मैंने हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री की बहुत बुक्स पढ़ी उस दौर में, 5 से 6 किताबें मोटी मोटी पढ़ी, और मेरी एवरेज रीडिंग जो है वो कम से कम 200 से 400 पेजेस हो गई थी। मैक्सिमम 400 और एवरेज कह लें तो तकरीबन 200-250 जो है वो, मैक्सिमम मैं 400 पेजेस तक भी पढ़ लेता था। कैसे? इसी तरह आदत डाल के माइंड को, सेल फोन को साइड पे रखा, फेसबुक को साइड पे रखा। शुरू में थोड़ी तकलीफ हुई, शुरू में ग्रेटिफिकेशंस आती थी, शुरू में जो है वो ख्वाहिशात आती थी कि नहीं नहीं देखो तो सही। अपनी ग्रेटिफिकेशंस को कंट्रोल करना सीखा, माइंड को टेम किया, करते गए। 2 दिन तकलीफ हुई, 3 दिन तकलीफ हुई, 5 दिन तकलीफ हुई, आहिस्ता आहिस्ता हैबिट बन गई, मज़ा आने लगा, बुक रीडिंग में मज़ा आने लगा, फोकस रहने में मज़ा आने लगा, और फिर उसको स्ट्रेंथन किया मज़ीद। ओके, तो यू हैव टू टेम योर माइंड। 10 पेजेस पर डे से मैंने शुरू किया, फिर एक हफ्ते बाद 20 पेजेस पर डे, फिर तकरीबन 3-4 दिन बाद 30 पेजेस पर डे, फिर आहिस्ता आहिस्ता 100 पेजेस पर डे, फिर 200 पेजेस पर डे, ठीक है। फिर वो आपकी रीडिंग तेज हो जाती है, आपको स्किमिंग की आदत हो जाती है, आपके स्किल्स शार्पन हो जाते हैं, एनालिटिकल स्किल्स। आपको पेज देख के ही 3-4 वर्ड से पता लग जाता है कि इस पेज पे क्या लिखा हुआ है, क्या बात हो रही है। ओके, दिस इज कॉल्ड स्किमिंग। ये चीजें कैसे आएंगी? प्रैक्टिस के साथ आएंगी। इसलिए प्रैक्टिस करें, फोकस रहने की प्रैक्टिस करें। जो काम जब करना है उसको फोकस रह के करें। अब एक बंदा बेड पे रह के पढ़ रहा है तो क्या ख्याल है वो फोकस्ड है? 5 मिनट बाद उसको नींद आ जानी, उसने बेड पे ही सो जाना। बेड कोई पढ़ने वाली जगह है? बंदा पूछे। बेड कोई इंपॉर्टेंट टास्क करने वाली जगह है?
भाई बंदा एक टेबल बनाता है, बंदा स्टडी रूम बनाता है, बंदा जो है वो एक माहौल बनाता है काम करने का। माहौल बनेगा तो काम होगा ना, ऐसे कैसे काम होगा? ओके, इसलिए फोकस मैनेजमेंट के लिए, फोकस रहने के लिए अपने माइंड को फोकस की आदत डालें। दैट इज द ओनली सोल्यूशन एंड द ओनली टिप फ्रॉम माई साइड। ओनली यू कैन डू इट। कोई मैजिक पिल नहीं है, कोई जो है वो बंदा आपको फोकस नहीं कराएगा आगे। स्टिकी नोट्स रखें, उन स्टिकी नोट्स को लगाएं अलमारियों पे, बेड पे, डोर्स पे, बुक शेल्फ पे, जहां भी आपने लगाना है, ताकि वो आपके माइंड को जाती रहे बात कि मैंने करना है, मैंने करना है, मैंने करना है। माइंड खुद ब खुद फोकस हो जाएगा। ओके, सो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस करें फोकस रहने की, आप लोग जो है वो फोकस हो जाएंगे। दैट इज माई बेस्ट टिप टू ऑल ऑफ यू, जो मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मैं किस तरह फोकस हुआ था पढ़ने में। ओके जी, सो Number 2 thing with regards to time management is that you have to learn to be focused. आपको focus management ठीक करनी है, और focus management in short ये है कि आप जो टाइम जिस काम के करने का है वो काम उस टाइम पे करें, उस काम को पेंडिंग ना छोड़ें, कुछ भी करके वो काम उस टाइम पे कर लें। और अगर खुदा ना खास्ता वो काम उस टाइम पे नहीं होता या किसी और जिम्मेदारी की वजह से रह जाता है, तो फिर उसको कल कंप्लीट कर लें, उसको मजीद पेंडिंग ना छोड़ें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सिखानी पड़ेगी अपने माइंड को। दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। इसके लिए आपको पेन ऑफ डिसिप्लिन लेनी पड़ेगी, कड़वी गोली लेनी पड़ेगी। दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। और लास्ट जो मैं आप लोगों से बात करने लगा हूँ इस्लामिक पर्सपेक्टिव के हवाले से। ठीक है, कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव बहुत ही ज़बरदस्त पर्सपेक्टिव मैं आप सबको देने वाला हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। कुरान की ये आयात को बार बार माइंड में लाया करें। यकीन करें, जो बंदा दीन के जितना करीब है, जो कुरान मजीद को जितना ज़्यादा समझेगा, जो अहदीस को बहुत अच्छे से समझेगा, वो बंदा वैसे ही फोकस से भी आउट नहीं होगा और टाइम मैनेजमेंट भी उसका अच्छा होगा, क्योंकि वो टाइम की कदर करेगा। पहली तो बात, अल्लाह ताला ने टाइम का किस आयत में जिक्र किया है? सूरह अल असर में जिक्र किया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। ज़माने की कसम है, टाइम की कसम है, इंसान खसारे में। यकीन करें, जितना आप टाइम ज़ाया करेंगे आपका खसारा बढ़ता जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस आया, जो टाइम को जिस तरह से इस्तेमाल करेगा उसका खसारा या उसका फ़ायदा उसके मुताबिक डिफाइंड। टाइम को ज़्यादा ज़ाया करेंगे ज़्यादा खसारा है, कम ज़ाया करेंगे कम खसारा है। अच्छा यूज़ करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, मैं आपको कुछ आयात सुनाता हूँ टाइम के हवाले से। पहले तो ये आयात सुन के मैं हैरान रह गया कि इंसान के पास कितना कम टाइम है। हम समझते हैं कि हमने शायद सारी उम्र के लिए ज़िंदा रहना है, या हम ये समझते हैं कि हमने रहना ही इस दुनिया में, हमने दूसरी दुनिया में जाना ही नहीं है, और ना हमें डेथ आएगी, ना हम पे कोई जिम्मेदारी आएगी। तो इस हवाले से इस आयत पे गौर करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को क्या बता रहे हैं। सूरह नाज़ियात है, चैप्टर नंबर 79, और इसकी वर्स नंबर 46 में आप सबके सामने पढ़ने वाला हूँ। इट विल चेंज योर पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स टाइम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशिय्यतन औ दुहाहा। इट विल बी ऑन द डे दे सी इट। उस दिन जब ये क़यामत को देखेंगे, जब ये अजाब को देखेंगे, या जब ये अल्लाह के साइंस को देखेंगे, एज दो they had not remained in the world except for an afternoon or a morning thereof। तो ये कहेंगे कि हम तो दुनिया में शायद एक दोपहर तक के लिए रहे हैं, या शायद एक सुबह हमने गुजारी है, सुबह का थोड़ा सा चंक हमने दुनिया में गुजारा है। क्योंकि असल में तब पता लगेगा कि टाइम की कितनी इंपॉर्टेंस थी, और दुनिया की ज़िंदगी कंपेयर टू हेयर आफ्टर कुछ भी नहीं है। मतलब इट इज़ लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। अगर टाइम के हवाले से बात की जाए, दुनिया की ज़िंदगी कितनी है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 75 साल। इस 75 साल में, 60 साल में अगर आपको कुछ गम आ भी जाते हैं, आपको कुछ पेन्स आ भी जाती हैं, आपके साथ कुछ हादसा हो भी जाता है, रिमेन फोकस्ड। मेरा फोकस क्या है? मैंने जन्नत में जाना है, मैंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपनी को पाना है, मैंने जन्नत में एक महल लेना है, और मैंने अपने फैमिली वालों को भी साथ लेकर जाना है, और यही सब की नीयत होनी चाहिए कि मैंने बाकियों को भी साथ लेकर जाना है। दिस शुड बी योर फोकस। जिस बंदे का ये फोकस है कि मैंने जन्नत में जाना है, मैंने अल्लाह के करीब जाना है, मैंने अल्लाह का दीदार करना है, वो बंदा टाइम को ज़ाया कर ही नहीं सकता।
वो बंदा ये फॉल्स वर्ल्ड की पेन से डिप्रेस हो ही नहीं सकता। वो बंदा जो है कभी डीफोकस हो ही नहीं सकता। वो बंदा छोटी छोटी टेंशनों और छोटी छोटी दुनिया की ये जो पेन्स हैं कंपेयर टू द पेन ऑफ द हेयर आफ्टर, खुदा ना ऐसा अगर अजाब हो गया, इट इज़ नथिंग कंपेयर टू हेयर आफ्टर। तो इस आयत के मुताबिक दुनिया की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, दुनिया में जो हम टाइम गुजार रहे हैं कुछ भी नहीं है, इसलिए उसको आखिरा में इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल करें, उसको जन्नत में रीच करने के लिए इस्तेमाल करें, अपना पर्सपेक्टिव ही चेंज कर लें। यकीन करें जो बंदे का फोकस जन्नत है, जो बंदे का फोकस इज टू रीच नियर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जिस बंदे का फोकस हेयर आफ्टर है, उसकी दुनिया की टेंशनें इतनी सी हो जाती हैं। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बंदा इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो बंदा जो है वो शाहीन बन जाता है। वो इकबाल ने जो शाहीन का जिक्र किया है कि वो हवा में उड़ता है और कोई भी चीज़ उसकी परवाज को नहीं रोक सकती, क्योंकि उसने रीच वहाँ पे करना है। ओके, तो अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करें, अपने आप को कुरान की ऐसी आयात का कायल करें कि वाकई ही क़यामत ने आना है और हमने जन्नत को रीच करना है। तो ये दुनिया की टेंशनें कुछ भी नहीं है, ये पेन्स कुछ भी नहीं है। समहाउ मैंने इन पेन्स से गुजर के, मैंने इन डिफिकल्टीज से गुजर के जाना कहाँ है, वहाँ जाना है। जब आपका ये पर्सपेक्टिव होगा आप टाइम ही नहीं ज़ाया करेंगे। ट्रस्ट मी, ट्राई टू अप्लाई दिस थिंग इन योर डेली रूटीन। नंबर 2, व्हाट इज द रीजन दैट मोस्ट ऑफ अस वेस्ट टाइम। ये भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बता दिया बहुत खूबसूरती से कि तुम लोग टाइम को वेस्ट क्यों करते हो। अच्छा, इससे पहले एक और रिग्रेट मैं आपके सामने रख दूं। सूरह अल फज्र में, ओके, चैप्टर नंबर 89 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन लोगों का रिग्रेट मेंशन किया है जो उस दिन लॉस में होंगे। अल्लाह ताला हमें महफूज रखें। अल्लाह ताला जो है वो हमें उन लोगों में कभी भी शामिल ना करें, आमीन सुम्मा आमीन। उन लोगों का रिग्रेट अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान किया, यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती। ही और शी विल से, यक़ूलु, ही और शी विल से, या लैतनी, ओह आई विश, क़द्दमतु ली हयाती, आई हैड सेंट अहेड समथिंग गुड फॉर माई दिस लाइफ। काश मैंने अपनी इस वाली जिंदगी के लिए कुछ अच्छा आगे भेजा होता। ये रिग्रेट बता रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें। अब बताएं, ये स्टोरियां हैं, ये जो सूरह फजर की आयत मैं आपके सामने पढ़ी और ये जो सूरह नाजियात की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, ये अल्लाह का कलाम है। ये है रियलिटी, जिस रियलिटी से हम सब लोग अंधे हो चुके हैं। हम दुनिया की डिस्ट्रैक्शन में, दुनिया की टेंशनों में लग गए हैं। और वो शैतान, उस खबीस का तो मिशन ये है कि इन्हें दुनिया की टेंशनों और दुनिया की जो है ना वो डिफिकल्टीज में इतना इन्वॉल्व कर दो, इनको वैसे ही जो है डिप्रेस कर दो, ताकि ये आगे की चीज को तो सोचें भी ना। सो प्लीज अंडरस्टैंड द डिसेप्शन ऑफ द डेविल, कि वो किस किस तरह हमें दुनिया की टेंशनों में इन्वॉल्व करता है। और आखिरी बात कि वाई वी पीपल वेस्ट टाइम, वाई सम पीपल वेस्ट टाइम। इसके लिए सूरह अनकबूत की मैं आप सबके सामने आयत नंबर 64 रखता हूँ, चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 64। वमा हाजिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब व इन्न दारल आखिरता लहियल हैवान लौ कानू यालमून। एंड दिस वर्ल्डली लाइफ इज नॉट बट डाइवर्जन एंड अम्यूजमेंट। दुनिया की जिंदगी क्या है सिवाय लहवुन, डाइवर्जन। तुम डाइवर्ट हो जाते हो, बैठे बैठे तुम इंपॉर्टेंट चीज करने की बजाय अनइम्पॉर्टेंट चीज कर देते हो। अब मैंने आपको कहा आप मैंडेटरी टास्क की लिस्ट बनाएं। आप मुझे अमानतदारी से बताएं कि नमाज नंबर 1 पे आती है कि नहीं आती है, अर्जेंट और इंपॉर्टेंस के हवाले से, अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस के हवाले से नंबर 1 नमाज है, नंबर 1, छोड़ी ही नहीं जा सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। फॉलेज भी किसी को हुआ है और वो वुजू भी नहीं कर सकता, तब भी उसमें नमाज फर्ज है। तो इट शुड बी नंबर 1, नंबर 1। इट कैन नॉट वेट, इट कैन नॉट वेट, इट कैन नॉट बी लेफ्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी अर्जेंट। तो नमाज के मुताबिक अपनी रूटीन सेट करें, 5 नमाजों के मुताबिक। आपकी टाइम मैनेजमेंट वैसे ठीक हो जाएगी। ये सारा लेक्चर एक तरफ और 5 नमाजों वाली टिप एक तरफ, ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फोकस भी ठीक हो जाएगा। नमाज फोकस इंप्रूव करती है। अगर आप नमाज को उस तरह पढ़ें जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना सिखाई, कि आपने हाथ जो है वो जब जहां भी आप रखें अपनी फिका के मुताबिक, लेकिन आपने आइज को कहाँ पे रखना है, आपने अटेंटिव रहना है। ओके, आपने गौर करना है जो वर्ड्स आप कह रही हैं, सारी चीजें क्या कर रही हैं, फोकस इंप्रूव कर रही हैं। ओके, सो
ये टिप एक तरफ और मेरा सारा लेक्चर एक तरफ, के नमाज को ठीक कर लें। और नंबर 2 वलाइब, क्यों हम टाइम ज़ाया करते हैं? लहव व लाइब, डाइवर्जन की वजह से और अम्यूज़मेंट की वजह से। ओके, अम्यूज़मेंट, एंटरटेनमेंट, हमें बस एंटरटेनमेंट चाहिए और उस एंटरटेनमेंट में हम टाइम ज़ाया करते हैं। सो दिस ब्रिंग्स मी टू एन एंड एंड आई विल लाइक टू कंक्लूड बाय रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू के इस वक्त दुआ का टाइम है, जुम्मे का दिन है, असर से मगरिब के दरमियान एक टाइम होता है जब दुआ डेफिनेटली कबूल होती है। ठीक है जी, तो मेरे लिए भी दुआ करें, सब के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हम सब को अपना फरमाबरदार बना दें, अल्लाह ताला हम सब को हिदायत याफ्ता बना दें, अल्लाह ताला हम सब को अपना करीबी बना दें, अल्लाह ताला हम सब को मुत्तकी बना दें, अल्लाह ताला हमें सीरियस बना दें, अल्लाह ताला जो है वो हमें आखरा ओरिएंटेड बना दें, अल्लाह ताला जो है हमें हमारे ज़िंदगी को मैनेज करने की तौफीक भी दें और अल्लाह ताला हमारे तमाम मामलात का ख्याल भी रखें। इसके लिए एक दुआ है, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमत व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, अस्हाबे कहफ की दुआ है। इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा करें, हर नमाज में इसको बाकायदा अपना हिस्सा बना लें। और जो मैंने आज टिप दी पूरी टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, उसमें मैंने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी डिस्कस किया, बड़े बड़े ऑथर्स की बातें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की अपनी रिसर्च के मुताबिक। वो सारी बातें एक तरफ और ये एक एडवाइस है एक तरफ कि 5 नमाज़ों को सेट कर लें उनके टाइम पे, आपकी हर चीज़ इंशाल्लाह ताला सेट हो जाएगी। सो विद दिस सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे हम हैबिट चेंज पे बात करेंगे कि हाउ टू चेंज हैबिट्स, हाउ टू लीव बैड हैबिट्स, क्योंकि ये भी हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। तब तक के लिए इजाज़त दें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।